दोस्तों नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई है। ये फिल्म बनाई गई है पंजाब के दलित फोक सिंगर अमर सिंह चमकीला पर, जिन्हें पंजाब का एल्विस प्रेस्ली कहा जाता था। लुधियाने के छोटे से गांव धुबरी में जन्मे अमर एक इलेक्ट्रीशियन थे, लेकिन उनमें एक अनोखा टैलेंट था। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रेम प्रसंग, पति पत्नी के शारीरिक रिश्तों पर गाने बनाते थे। उनके ये गाने पंजाब की शादियों में पहली पसंद हुआ करती थी। पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रोज उन्हें किसी न किसी शादी में गाने बुलाया जाता था। यहाँ तक कि इनके मात्र एक गाने से एक पूरी फिल्म हिट हो जाया करती थी। एक बार तो चमकीला की आवाज के आगे श्रीदेवी भी खुद को स्टेज पे नाचने से नहीं रोक पाई। कहा तो यह भी जाता है कि अगर अमर सिंह चमकीला व्यस्त होने पर गाने से इनकार कर देते थे तो शादियां तक टल जाया करती थी। लेकिन जितने उनके चाहने वाले थे उससे कहीं ज्यादा थे उन्हें नापसंद करने वाले। लोग उनके गानों पर झूमते थे, जबकि कई गुट उन्हें धमकी देते थे कि अगर अश्लील और डबल मीनिंग गाए तो उन्हें मार दिया जाएगा। एक दिन वो धमकी सच साबित हुई। अमर सिंह चमकीला एक शादी में गाने पहुंचे थे, लेकिन गाने से पहले ही उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 8 मार्च 1988 को हुई उनकी हत्या के 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके असली कातिलों को नहीं पकड़ा जा सका। 3.5 दशक बाद ये सवाल फिर गूंज रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज अली चमकीला की जिंदगी पर यह फिल्म लेकर आए हैं। अमर सिंह चमकीला का किरदार निभा रहे दिलजीत दोसांझ और साथ में है परिणीति चोपड़ा। पंजाबी फोक सिंगिंग का सुनहरा दौर उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। पंजाब में आज भी उनके गाने सुने और गुनगुनाए जाते हैं। चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिल पर राज करते थे। ऐसे में यह बहुत बड़ा कांड था, लेकिन यह सच कभी बाहर नहीं आया कि चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में क्यों मार दिया गया। क्या यह खालिस्तानियों का काम था जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा, या चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपटीशन का बेट चढ़ गए थे, या फिर एक म्यूजिक एल्बम की लालच का शिकार हो गए। आखिर क्या था अमर सिंह चमकीला के मौत का असली सच, और इनके मौत के बाद पुलिस की कार्यवाही में क्या हुआ, जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अमर सिंह चमकीला के कुछ उन अनसुने किस्सों की चर्चा करेंगे जिसका जिक्र फिल्म में भी नहीं की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अमर सिंह चमकीला के किस्सों का सफर। 21 जुलाई 1960 को अमर सिंह चमकीला का जन्म लुधियाना के पास स्थित गांव डुगरी के एक दलित परिवार में हुआ था। असली नाम था धनी राम। सिंगर बनने के बाद उनका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ा था। गरीब परिवार में जन्मे अमर सिंह चमकीला ने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर पिता की मदद करने के लिए कमाई करनी शुरू कर दी थी। अमूमन हर नौजवान शख्स डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है। हालांकि अमर सिंह चमकीला कम उम्र से ही एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे। होश संभाला तो उन्हें कपड़ा मिल में काम मिल गया, और जब भी काम से फुर्सत मिलती तो अमर सिंह चमकीला गुनगुनाया करते थे। धनी राम उर्फ चमकीला अपनी आसपास की घटना को देखकर उसी पर गाना शुरू कर दिया करते थे। बढ़ते समय के साथ अमर सिंह चमकीला की रुचि संगीत में जागने लगी और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों के साथ ही उन्होंने हारमोनियम, ढोलकी और तुम्बी बजाना भी सीख लिया। गांव में कहीं भी कोई भी शादी होती तो वो अक्सर दोस्तों के साथ ढोलकी लेकर पहुंच जाया करते थे। इसी दौरान 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में धनी राम की शादी गांव में रहने वाली गुरमैल कौर से हो गई। बाद में दोनों के 4 बच्चे हुए थे, लेकिन अफसोस कि उनमें से उनकी सिर्फ 2 बेटियां अमलदीप और कमलदीप ही बच सकी। चमकीला गाना गाते भी थे और लिखते भी थे, लेकिन ये महफिल इनके यार दोस्तों के बीच ही जमा करती थी। और चमकीला का सपना तो बड़ा सिंगर बनने का था, जिसके लिए जरूरत थी तो एक उस्ताद की। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उस दौर में सुरिंदर शिंदा का नाम हुआ करता था, जो लुधियाना के रहने वाले थे।
एक रोज सुरिंदर शिंदा उनके गांव पहुंचे थे। सुरिंदर शिंदा जब गांव से जाने लगे तो अमर सिंह चमकीला ने अपनी साइकिल निकाली और दोस्त कुलदीप पारस को पीछे बैठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन मुलाकात हुई जगतार सिंह से। किसी वक्त सुरिंदर शिंदा के साथ काम करने वाले जगतार सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 26 जनवरी 1978 वो दिन था जब उनकी मुलाकात पहली बार चमकीला से हुई। जगतार बताते हैं कि जब उसे पता चला कि मैं मोहम्मद सिद्दीकी और सुरिंदर शिंदे जैसे गायकों के साथ काम करता हूं, तो वो मौके की तलाश में मेरे पास आया। जिसके बाद जगतार सिंह और सुरिंदर शिंदा के ढोलकी वादक केसर सिंह टिक्की ने शिंदा से उसकी सिफारिश की। मुलाकात में अमर सिंह चमकीला ने उन्हें बताया कि वो भी उनकी तरह गायक बनना चाहते हैं। उन्होंने मौके पर ही अपनी गायकी का एक नमूना पेश कर दिया। सुरिंदर शिंदा उनकी आवाज से इस कदर इंप्रेस हुए कि उन्होंने 18 साल के अमर सिंह चमकीला को अपने पास काम पर रख लिया। अमर सिंह सुरिंदर को अपना गुरु मानने लगे और उनके साथ स्टेज शोज में जाने लगे। अमर सिंह चमकीला लिखते थे और धुन बनाते थे और वही गाने सुरिंदर शिंदा स्टेज पर गाया करते थे। जहां भी सुरिंदर शिंदा का अखाड़ा लगता तो स्टेज सजाने से लेकर दरी बिछाने तक का काम चमकीला का ही रहता था। कुछ एक मौके पर सुरिंदर शिंदा ने अमर सिंह चमकीला को साथ गाने का भी मौका दिया। स्टेज शोज करते हुए उन्हें मशहूर पंजाबी फोक सिंगर्स के दीप, मोहम्मद सादिक जैसे लोगों के साथ भी परफॉर्म करने का मौका मिला था। सुरिंदर शिंदा बीबीसी से बात करते हुए बताते हैं कि चंडीगढ़ में रामलीला के मौके पर उन्होंने ही धनी राम से खुश होकर अमर सिंह चमकीला नाम रख दिया। हालांकि धनी राम के बारे में कहा जाता है कि उनका कागजी नाम अमर सिंह ही था और बाद में इस नाम के साथ चमकीला जोड़ दिया गया। चमकीला मतलब जो चमकता हो। अमर सिंह चमकीला के लिखे गानों से सुरिंदर शिंदा को काफी पहचान मिली थी। हालांकि अमर सिंह चमकीला महज एक राइटर बनकर रह गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी तनख्वाह भी महज 100 रुपए महीना थी, जबकि उनके गाने गाकर सुरिंदर शिंदा हजारों की कमाई किया करता था। 80 के दशक की शुरुआत में सुरिंदर शिंदा और उनके ग्रुप की फीमेल लीड सिंगर सुरिंदर सोनिया के बीच अनबन हो गई। दरअसल सुरिंदर शिंदा सोनिया की बजाय गुलशन कोमल को अपने साथ कनाडा टूर पर ले गए थे। सोनिया इस बात से इतनी नाराज हुई कि उन्होंने अमर सिंह चमकीला से अपनी नई टीम बनाने को कह दिया। अमर सिंह चमकीला ने अपने गुरु को धोखा देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन समय के साथ वो नई टीम बनाकर अकेले पहचान बनाने के लिए राजी हो गए। साल 1980 में अमर सिंह चमकीला और सोनिया का एल्बम टकुए ते टाकुआ रिलीज हुआ, जिनमें दोनों ने 8 डुएट गाने गाए। यह एल्बम पूरे पंजाब में काफी हिट रहा और अमर सिंह चमकीला के पास प्रोग्राम्स और स्टेज शोज के काफी ऑफर आने लगे, जिसे उस वक्त अखाड़ा कहा जाता था। दोनों की जोड़ी पंजाब में काफी हिट रही। अमर सिंह चमकीला अपने गाने खुद लिखा करते थे। उनके गानों की लिरिक्स ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शराब, पंजाब में बढ़ते ड्रग्स यूज पर होती थी। वे अपने गाने खुद कंपोज भी करते थे। उनके कई गाने रिश्तों पर भी थे जो डबल मीनिंग होते थे। कई लोग कहते थे कि अमर सिंह चमकीला अश्लील गाने गाते थे, लेकिन यही गाने उनकी पहचान बने। अमर सिंह चमकीला और उनकी पार्टनर सोनिया के मैनेजर सोनिया के पति ही थे। दोनों के गाने हिट जरूर हो रहे थे, लेकिन उनके मैनेजर अमर सिंह चमकीला से ज्यादा फीस सोनिया को दिया करते थे। हर प्रोग्राम के उन्हें करीब 800 रुपए मिलते थे, जिनमें से 600 रुपए सोनिया को दिए जाते थे और अमर सिंह चमकीला को महज 200। जब उन्होंने इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई तो झगड़ा हुआ और टीम टूट गई। अमर सिंह चमकीला ने टीम टूटने पर हार नहीं मानी और अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ परफॉर्म करने लगे। चमकीला ने मिस उषा किरण और नूरी के साथ भी गाने गाए, लेकिन जोड़ी काफी दूर तक साथ नहीं चल सकी। चमकीला को एक ऐसे फीमेल सिंगर की तलाश थी जो उनके गीतों को उन्हीं के अंदाज में गा सके, और यह तलाश खत्म हुई अमरजोत कौर पर। अमरजोत कौर उस वक्त कुलदीप मानक के साथ गाती थी, लेकिन ये जोड़ी टूटने के बाद इन्हें भी एक फेमस मेल सिंगर की तलाश थी और इस तरह दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए।
दोनों साथ गाने लगे। इस जोड़ी ने 1981 में एक साथ गाना शुरू किया, जिसे पंजाब के लोगों ने काफी पसंद किया। चमकीला नहीं चाहता था कि अमरजोत के साथ उसकी जोड़ी टूटे। ऐसे में उसने शादीशुदा होने के बावजूद अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली। हालांकि बहुत जगह यह कहा गया है कि अमरजोत को यह बात शादी के 1 साल बाद पता चली। अमरजोत और चमकीला दोनों का पहला एल्बम भूल गई मैं घुंड खाड़ना जबरदस्त हिट रहा था। इसके बाद इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। कहा जाता है कि लोगों को चमकीला के गानों की लत से लग गई थी। वो अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के संवाद ले आते और लोग दीवाने हो जाते। सामाजिक समस्याओं को अपने गीतों के बोल में टारगेट करते। चमकीला ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उनका और उनके फैंस का भी दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगता। 5-6 फुट का स्टेज सजता, चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते और कोई टाइट होता तो वहीं उनसे भी लड़ पड़ता। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसे ही महफिलों में गाए जिन्हें कहा जाता था अखाड़ा। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गए। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना बंद हो गया था। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की शादी कई कारणों से विवादों में रही थी। पहला विवाद यह था कि अमर सिंह चमकीला पहले से शादीशुदा थे। वहीं दूसरा सबसे बड़ा विवाद ये रहा कि अमर सिंह चमकीला एक दलित थे और अमरजोत अपर कास्ट जाट थी। कई बार अलग अलग गुट उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे। हालांकि उन धमकियों से उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। शादी के 1 साल बाद अमरजोत ने बेटे जयमान चमकीला को जन्म दिया था। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते अमर सिंह चमकीला को बड़े बड़े स्टूडियो से गाने के ऑफर मिलते थे। उनके कई गानों की रिकॉर्डिंग भी करवाई गई थी, जिनके कैसेट निकाले गए थे। उनके गाए और लिखे गाने इतने हिट रहते थे कि उनकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत का सबसे हिट गाना पहले ललकारे नाल मैं डर गई रहा। पंजाब और दिल्ली के अलावा अमर सिंह चमकीला के गाने विदेशों में भी चर्चा में रहते थे। उन्होंने कनाडा में कई स्टेज शोज भी किए थे। वहीं दुबई में भी उन्हें कई बार गाने के लिए बुलावा आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक स्टेज शोज के 500 रुपए और एक शादी में गाने के 4000 रुपए लेते थे। अमर सिंह चमकीला उस दौर के सबसे फेमस पंजाबी सिंगर थे। कहा जाता है कि अगर व्यस्त होने के कारण वो किसी शादी में गाने से इनकार कर देते थे तो लोग उनके शेड्यूल के मुताबिक शादी की डेट्स बदल दिया करते। जैसे जैसे अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की लिस्ट में भी इजाफा हो रहा था। उनके साथ काम करने वाले कई सिंगर्स उनकी कामयाबी से चिढ़ा करते थे और उनके गानों और लिरिक्स की आलोचना करते थे। कई बार उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। 80 के दशक के आखिर में उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। यह बात जोर पकड़ने लगी कि चमकीला सिर्फ अश्लील और द्विअर्थी गाना गाता है, जबकि उस वक्त ज्यादातर सिंगर ऐसे ही गाना गाया करते थे। जब धमकियां मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो अमर सिंह चमकीला ने सिख मिलिटेंट के एक गुट से माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वो अब से अश्लील गाने नहीं लिखेंगे। जिसके बाद चमकीला और अमरजीत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए धार्मिक गानों ने भी खूब धमाल मचाया था, जिनमें सबसे फेमस बाबा तेरा नानकाना और तलवार में कलगी धर दी शामिल है। अमर सिंह चमकीला ने धमकियों से डरकर अश्लील और डबल मीनिंग गाने बंद कर दिए और धार्मिक गाने शुरू कर दिए। जब भी शादियों में धार्मिक गाने गाते थे तो लोग उनसे अश्लील गानों की डिमांड करते थे। शुरुआत में तो उन्होंने अश्लील गानों से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने दोबारा उसी तरह के गाने लिखने और गाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने इसके रिकॉर्ड निकालने से साफ इनकार कर दिया था। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्म हिट हो जाया करती थी। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीला के गाए गाने पहले ललकारे नाल मैं डर गई काफी मशहूर हुआ और इस गाने की वजह से फिल्म सुपरहिट हो गई।
उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गए थे। इस शो में बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे। उनमें से एक थी बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी। एक रिपोर्ट की माने तो चमकीला जब स्टेज पर पहुंचे तो लोग 10 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे, जिसे देखकर श्रीदेवी हैरान हो गई। और जब चमकीले ने स्टेज पर गाना शुरू किया तो श्रीदेवी खुद को रोक नहीं सकी और उन्होंने स्टेज पर आकर नाचना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा था अमर सिंह चमकीला का क्रेज। उस जमाने के पॉपुलर सिंगर अमित त्रिवेदी ने एक बार उन्हें पंजाब का एल्विस कहा था। कहा जाता है कि चमकीला उस जमाने के इतने बिजी सिंगर थे कि एक बार उन्होंने 365 दिनों में 366 शो किए थे। ये बात उनकी बायोपिक आवाज मर्दी नहीं में बताई गई है। यह बायोपिक गुलजार सिंह शौकी ने बनाई थी। चमकीला ने गांवों की लाइफ, जवानी, शराब पीने, नशीली दवाओं के उपयोग और पंजाबी पुरुषों की आदतों से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक पर गाने बनाए थे। चमकीला और अमरजोत के 1980 के एल्बम जीजा लाख मिलने और 1981 के एल्बम हिक उठते सो जावे में भी कई हिट गाने थे। 1988 में एक तरफ जहां चमकीले के नाम का बोलबाला था, वहीं दूसरी तरफ पंजाब दंगों की आग में झुलस रहा था और पंजाब में आतंकवाद का दौर था। चमकीला को आए दिन फिरौती की चिट्ठी आती। उनके मैनेजर कुलविंदर कुक्की के अनुसार कुछ लोगों को फिरौती के पैसे भी दिए गए थे। चमकीले को मिल रहे धमकियों की वजह से कई कलाकार उन्हें छोड़कर भी जा चुके थे। चमकीला अपने साथी कलाकारों से कहता था कि चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूं ना। फिर आया 8 मार्च 1988 का वो काला दिन। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। इस वाक्य को याद करते हुए अमरजोत की बहन बताती है कि उस दिन वाहेगुरु ने भी अपशगुन का इशारा किया था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। दरअसल जब चमकीला और अमरजोत कार्यक्रम के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी एम्बेसडर खराब हो गई। जब गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी तो इन्होंने भाड़े पर दूसरी गाड़ी लेने की सोची कि तभी गाड़ी ठीक हो गई। रास्ते में इनके कार की टायर भी पंचर हुई, जिसे इन्होंने रिपेयर करवाया और फिर महसामपुर पहुंचे। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साध कर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस हमले में पहले अमरजोत कौर की मौत होती है, फिर अमर सिंह चमकीला पर कई गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसके बाद चमकीला भी दम तोड़ देते हैं। इन दोनों के अलावा उनके साथ ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और चौथे साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो जाती है। हत्या के वक्त का एक वाकया पीटीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में चमकीले के स्टेज कोऑर्डिनेटर मनुक सुनाते हैं कि जब गोलियां चली तो वो एक कमरे में छुप गए। वो बताते हैं कि गोली चलाने वालों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भांगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। हत्या के वक्त चमकीला का एक साथी और था जिसे हाथ में गोली लगी थी और उसी ने फिल्लौर जाकर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सब कुछ उजड़ चुका था। हत्या के वक्त चमकीला और अमरजीत का छोटा बेटा महज 1 महीने का था, मगर मां के गुजर जाने के बाद वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया और उसकी भी मौत हो गई। अमर सिंह चमकीला की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके हत्यारों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। हैरानी की बात यह रही कि इतना बड़ा और नामी कलाकार होने के बावजूद पुलिस ने भी अपनी तरफ से हत्यारों को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। और अब यह सवाल लाजमी है कि क्या कभी चमकीले के कातिल पकड़े गए और आखिर चमकीले को मरवाने के पीछे किसका हाथ था।
सच्चाई ये है कि चमकीला के मौत के 36 साल बाद भी आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि चमकीला को मारने वाले आखिर थे कौन। और पुलिस ने इसे अलगाववादियों की हरकत बताकर तफ्तीश जरूर की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि चमकीले के कत्ल के पीछे कई थ्योरी सामने आई। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत कौर जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। दूसरी थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते, उससे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कही जाती थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उनकी मौत के पीछे खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों का हाथ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चमकीला ने 1986 में ही इनसे माफी मांग ली थी और उसके बाद कोई अश्लील गाना नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन प्राइम एशिया को दिए एक इंटरव्यू में चमकीला के साथ काम करने वाले सिंगर और लिरिसिस्ट स्वर्ण सीबिया का कहना है कि HMV रिकॉर्ड की एक गलती की वजह से हो सकता है कि अलगाववादी चमकीला से नाराज हो गए हों। स्वर्ण सीबिया का कहना है कि 1986 में अलगाववादियों से माफी मांगने के बाद चमकीला की एक एल्बम रिलीज होने वाली थी, जिसमें चमकीला का एक अश्लील गाना था। लेकिन चमकीला ने उस गाने को हटवाकर एक नया गाना रिकॉर्ड करवाया था। HMV रिकॉर्ड की कवर पर नाम तो नए गाने का था, लेकिन अंदर चमकीला का अश्लील गाना भी डाल दिया गया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि चमकीला अलगाववादियों के निशाने पर आ गए। एक थ्योरी ये है कि अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने न के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का यह भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। एक मत यह भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शोज के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज होकर उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा, आज भी इसका पता नहीं चला है। बस रह गई है तो अलग अलग थ्योरीज, जिनकी पुलिस की जांच में पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है चमकीला की बात पॉपुलर कल्चर करता रहता है। 2018 में एक फिल्म आई थी महसामपुर। फीचर या डॉक्यूमेंट्री के खांचे में फिट होने से इनकार करती इस फिल्म में भी चमकीला और अमरजोत की हत्या से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया था। इस फिल्म की बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन ये रहस्य नहीं सुलझ पाया। एक गायक जिसकी बोल विदेशों तक गूंजने लगी थी, अचानक एक दिन गोलियों की बौछार ने इसे खामोश कर दिया। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म से थोड़ी सी भी ज्यादा जानकारी अगर आपको इस वीडियो से मिलती है तो प्लीज इस एपिसोड के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।